नमस्कार, मैं पल्लवी भविष्य कथन की आध्यात्मिक सभा में आप सभी का स्वागत करती हूं। आज जानेंगे क्या वाकई 2024 में पीएम मोदी की लगेगी हैट्रिक। क्या कहती है पीएम मोदी की कुंडली, किस ओर इशारा करते हैं पीएम मोदी के सितारे। राजनीतिक गणनाओं और एग्जिट पोल से परे आज हम जानेंगे क्या पीएम मोदी की कुंडली वाकई कह रही है कि 2024 में बनेगी पीएम मोदी की सरकार। पीएम मोदी की कुंडली खंगालने के लिए, उसे समझाने के लिए और उसमें छिपे राज बताने के लिए हमारे साथ हैं देवज्ञ आचार्य अनिल वत्स जी। आचार्य जी एक जाना माना चेहरा है ज्योतिष का। यूट्यूब पर आपने कई बार उनको सुना होगा और कई प्लेटफॉर्म्स पर उन्हें देखा भी होगा। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आचार्य जी, राजनीति में बहुत बड़े बड़े चेहरे हैं जो बड़े बड़े धनधान्य परिवारों से आते हैं, और वहीं एक मामूली सा लड़का गरीब से परिवार का सुदूर किसी गांव से आता है, चाय बेचता है, पूरे भारत का भ्रमण करता है, यहाँ के जनमानस के मन को समझता है, उनसे जुड़ता है, फिर एक दिन इस देश में एक राज्य का मुख्यमंत्री बनता है, 2014 में प्रधानमंत्री बनता है, 2019 में एक बार फिर प्रधानमंत्री बनता है। देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी वो जाते हैं तो उनकी रौनक ही अलग होती है, क्या धाक होती है। हम बात कर रहे हैं यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की। ऐसा क्या है प्रधानमंत्री जी की कुंडली में, किस प्रकार का राजयोग है कि जो रणभूमि आज हम देख रहे हैं, एक तरफ कौरवों की सेना थी, वो 100 थे, एक तरफ मात्र 5 पांडव थे जिनके साथ धर्म था, श्री कृष्ण थे। यतो धर्म तथा विजय। किस ओर है इस बार धर्म? वहां तो ममता जी भी हैं, अखिलेश यादव भी हैं, राहुल गांधी भी हैं, लेकिन यहाँ धर्म किसके साथ है? बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न किया आपने, और ये वाकई मुझे याद आता है सागर मंथन। वहां भी एक तरफ असुर हैं, एक तरफ देवता हैं, लेकिन उद्देश्य बहुत अच्छा है कि अमृत चाहिए। दोनों का उद्देश्य बहुत अच्छा है, तो सभी लोग मेहनत कर रहे हैं। विष्णु भगवान भी मेहनत कर रहे हैं, वो नीचे कछुआ बन जाते हैं, मंदराचल को धारण करते हैं। उधर भगवान शिव भी, ब्रह्मा जी भी ध्यान लगाए बैठे हैं कि ये अमृत किसी तरह निकले, लेकिन निकलता पहले विष है। और जो विष को पचाने की क्षमता रखता है, जो विष को अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने देश में, अपने शरीर में, वही देवाधिदेव महादेव होता है। और आपका जो प्रश्न है आजकल के दृष्टिकोण से, आपने मोदी जी के बारे में मुझसे सीधा सीधा पूछा है, और यद्यपि और भी योद्धा हैं मैदान में, राहुल गांधी हैं, शहजादे हैं ये तो, अखिलेश यादव जी भी कोई कम अपने हुंकार नहीं भरते, और उधर ममता जी हैं, और फिर इंडिया गठबंधन में तो सारे ही एक तरफ आ गए हैं। और ये सच है कि मोदी जी की सेना में थोड़े से लोग हैं, लेकिन वो राम जी को ले आए हैं। एक नारा है, जो राम को लाए हैं राम उनको लाएंगे। तो उनकी जन्मपत्री में भी क्या ऐसे योग हैं? तो मैं जहां तक देखता हूं, नरेंद्र भाई की जन्मपत्री में 2014 में भी मैंने भविष्यवाणी की थी, और बकायदा मैं उस वक्त पुणे में था, और एक अखबार आज नामक अखबार निकलता है, आज नाम था शायद उसका, तो उसके अंदर राइटिंग में आधा पेज के करीब, तो उसमें मैंने बताया था कि प्रधानमंत्री की सरकार लगभग 300 के लगभग यहाँ बनने जा रही है, 300 के आसपास, 282 सीटें आ गई थी। फिर 2019 में भी मैंने भविष्यवाणी करी थी कि 300 पार हो जाएंगे, तो वहां भी 303 के करीब सीटें आ गई थी। मुझसे अब भी कई लोगों ने पूछा कि आचार्य जी इस बार आप क्यों नहीं बोले, तो मैंने कहा मैं बोलता हूँ, आराम से बोलता हूँ। और मोदी जी तो खुल के कह रहे हैं कि आपकी बार 400 पार। हाँ, निस्संदेह मेरा दायित्व भी है कि सबको प्रोत्साहित करूं। नहीं, इसमें बहुत सारी बातें हैं, कहना ही नहीं है। उन्होंने पहले किया, पहले उन्होंने आचरण में लोगों का विश्वास लिया। देखिए, किसी भी चित्र के ऊपर फूल माला डालने से वो चित्र आदरणीय नहीं होता जब तक उस
व्यक्तित्व का आचरण पूजनीय ना हो, तब तक कोई भी चित्र के ऊपर माला डालने से कोई विशेष फायदा नहीं होता। जहां तक मोदी जी की जन्मपत्री का सवाल है, इनकी जन्मपत्री में मेरे पास जो डेट ऑफ बर्थ है, मुझे नहीं पता ये कितनी सही है गलत है। हम लोग तो स्वभावतः जो गूगल हमें दे देता है हम ले लेते हैं, पर जो मेरे पास है उस डेट ऑफ बर्थ के आधार पर 17/9/1950 दोपहर 12 बजे का मुझे इसमें बताया है, और ये है कोई वाडनगर है गुजरात में। तो इनकी जन्मपत्री की क्या क्या खूबियां हैं, क्यों बार बार ऐसा हो रहा है कि तीसरी बार भी ये बनेंगे। तो सबसे पहले इनकी पत्री में एक है नीचता भंग राजयोग, यानी कोई ग्रह नीच का हो और उस नीचता में तो ये होता है कि उसका रिजल्ट नेगेटिव मिलने चाहिए, लेकिन नरेंद्र भाई मोदी को पॉजिटिव मिलते हैं। क्यों? इनकी जन्मपत्री वृश्चिक लगन की है, चंद्रमा भाग्येश होकर लगन में है। अब भाग्य का प्लैनेट अगर लगन में आ जाए तो वो ये कहता है कि मैं भाग्येश, मैं पिछले जन्मों का तेरा भाग्य, आ रहा हूं तेरे साथ। लगन में आ गया मंगल, चंद्रमा जो कि भाग्य का स्वामी है वो लग्नेश मंगल के साथ है। तो इधर चंद्रमा तो नीच का हुआ, लेकिन वहां मंगल भी है। जिस राशि में कोई ग्रह नीच का होता है, अगर वो केंद्र से, अगर वो लगन से केंद्र में आ जाए तो ये नीचता भंग राजयोग हो जाता है। तो ये पहला राजयोग है जो इनको, नीचता भंग राजयोग का अर्थ ये हुआ इनको श्रेष्ठतम ऊंचाइयां प्रदान करने वाला राजयोग। अच्छा, मंगल सेनापति है। सेनापति का अर्थ होता है रक्षा करे, देश की रक्षा करे, सीमाओं की रक्षा करे, देश के संविधान की रक्षा करे, देश में रहने वाले जो जनमानस हैं उनके चरित्र की, उनके खाने पीने का ध्यान रखे, उनको रहने को घर दे, उनको वस्त्र दे, उनके जॉब के लिए उनके कार्य क्षेत्र का ध्यान रखे। जब मंगल स्वराशि के होकर लगन में आते हैं तो ये एक दिव्य एक और योग बन जाता है, उसे कहते हैं रुचक महायोग। ये पंच महापुरुष योगों में से एक योग होता है जो नरेंद्र भाई की जन्मपत्री में है। और वृश्चिक लगन में ये मंगल जन्मपत्री में लगन में होने के कारण पंच महायोगों में से रुचक नामक योग बनाता है। रुचक योग के लिए कहा जाता है कि व्यक्ति सहनशील होता है, पराक्रमी होता है, उसका आचरण पवित्र होता है, सात्विक होता है, और वो देश में रहने वाले व्यक्तियों की रक्षा करने के लिए दृढ़ संकल्पवान होता है। ये रुचक योग की व्याख्या कर रहा हूं। अब नरेंद्र भाई में ये कितने गुण हैं ये तो अब आपने 10 सालों में देख ही लिया। और एक खास बात कहना चाहता हूं आपकी जन्मपत्री में, जिस योग की मैं अब चर्चा करने जा रहा हूं, ये योग न भूतो न भविष्यति, ये किसी भी राजनेता की जन्मपत्री में नहीं है। और ये योग शायद ज्योतिष के मर्मज्ञ भी जो अब मैं बोलूंगा उसके सुन के चकित रह जाएंगे कि इनकी जन्म कुंडली में एक होता है पोषक ग्रह। ये बड़ा कीमती ग्रह होता है। पोषक का अर्थ होता है जैसे भगवान विष्णु, जैसे ब्रह्मा जी जन्म देते हैं सृष्टि को, विष्णु जी उसकी रक्षा करते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं, और जो असार है, व्यर्थ है, उसको शिव नाश कर देते हैं फिर से सृजन करने के लिए। इनकी जन्मपत्री के कुछ चमत्कार देखे आप। सबसे पहले चमत्कार ये देखे कि चंद्रमा लगन में है। चंद्रमा की नीच राशि कौन सी होती है? वृश्चिक। तो वृश्चिक राशि का स्वामी कौन सा हुआ? मंगल। वो इनके लगन में है। अब चंद्रमा की, ये तो चंद्रमा की नीच राशि, चंद्रमा की उच्च राशि कौन सी होती है? वृषभ। उसका स्वामी शुक्र, शुक्र इनका दशम भाव में केंद्र में है। यानी चंद्रमा की नीच राशि और उच्च राशि के दोनों ग्रह लगन से भी और चंद्र लगन से भी केंद्र में है। ये हुआ दिव्य योगों का योग, महायोग, जिसे पराशर ऋषि कहते हैं ऐसा व्यक्ति राजा, ये राजा जन्म लेता है। अब ये तो हुआ चंद्रमा से। आइए अब मंगल से भी देखें। चंद्रमा तो मन का कारक है ना। मंगल तो सेनापति है, आपका पुरुषार्थ है, आपका पराक्रम है।
मंगल भी लग्न में। मंगल की नीच राशि कौन सी होती है? कर्क, उसका स्वामी चंद्रमा मंगल के साथ। मंगल की उच्च राशि कौन सी होती है? मकर, उसका स्वामी कौन? शनि। शनि दशम भाव में शुक्र के साथ। ये दूसरा महाराज योग जो चंद्र लगन से और लगन से फिर बन रहा है, यानी डबल राजा। राजा और एक राजा और दो राजा बन गए। 2014 में राजा बने, 2019 में ये राजा मंगल ने बना दिया। और देखिए इनकी जन्म पत्री में गुरु को देखिए, जुपिटर पंचमेश है, जो सूक्ष्म बुद्धि का, जो जनता का भाव है, जो जनता के दुखों और सुखों को देखता है, जो सिर्फ जनता के लिए जीता है, जो सांस लेता है जनता के लिए, जो योगक्षेम की तरह भगवान कृष्ण कहते हैं योगक्षेम वहम्याम, कि मैं पहले देता हूं और जो देता हूं उसकी रक्षा भी करता हूं। तो ये वाला गुण पंचमेश गुरु। गुरु की उच्च राशि कौन सी होती है? कर्क। तो चंद्रमा देखिए गुरु से केंद्र में, और गुरु की नीच राशि कौन सी होती है? शनि, मकर। और मकर का स्वामी शनि, शनि भी केंद्र में गुरु से। ये तीसरा राजा योग। तो 2014 से 19 में पहला राजा, 19 से 23 में दूसरा राजा, और अब 24 से 29 का तीसरा राजा ये देवगुरु बृहस्पति बनाने जा रहे हैं। ये मैं पहली बार ज्योतिष के जगत में इस पराशर ऋषि के अद्भुत सूत्र की व्याख्या कर रहा हूं। और अगर आप मुझे कहें तो मैं उससे अगले की भी बात कर दूं, चौथे राजा की भी बात कर दूं, आगे भी कहेंगे। शनि से लेके चलते हैं। शनि की जो उच्च राशि है वो है तुला, उसका स्वामी शुक्र। शुक्र और शनि केंद्र में। की नीच राशि है मेष, उसका स्वामी मंगल। मंगल लगन में, वो भी केंद्र में। चौथे टर्म के भी राजा अगर ये चाहेंगे तो इन्हें कोई नहीं रोक सकता। इसका अर्थ यह है इन्हें देवताओं ने चुना है। इसका अर्थ यह है इन्हें सप्तऋषियों ने चुना है। इसका अर्थ यह है इनके ऊपर राम जी की असीम कृपा है। अब देखिए कृपाएं कैसी आ रही हैं। चंद्रमा मां की कृपा, तो माता जी के साथ कितने रहे, जब तक जीवित थी हर क्षण उनके साथ गुजारते थे। अक्सर माता जी की बात करते हुए भावुक भी हो जाते हैं, बहुत इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि चंद्रमा इनका नीच का है, तो ऐसे व्यक्ति बहुत इमोशनल हो जाते हैं। इनकी वृश्चिक राशि है, इमोशनल हो जाते हैं। मंगल दुधारू जुझारू सेनापति, ये मंगल का गुण इनको मिला। मंगल के कारण ही जब भी कोई फेस्टिवल होता है ये सेना के पास चले जाते हैं। मंगल इज अ फाइटर, मंगल इज अ सेनापति, और कड़े निर्णय लेना और पीछे ना हटना, ये मंगल के गुण हैं। और मंगल कहता है मैं हूं तेरे साथ, पीछे नहीं हटूंगा, जो कहूंगा वो करूंगा, ये मंगल का गुण। शनि जिसने राजयोग दिया इन्हें। आचार्य जी एक बात पूछना चाह रही थी, सब लोग कह रहे हैं कि 2024 जो है वो शनि का साल है, तो 2024 में यदि हम प्रधानमंत्री मोदी की विजय देखते हैं तो क्या उसमें शनि का साल होना एक कारक है या फिर ऐसा नहीं है? 17 उनका जो अंक बनता है। क्या बढ़िया सी बात पूछ दिया। 17 अगर न्यूमरोलॉजी को लेके चलें तो 1 नंबर सूर्य का जी। और वो जो 7 नंबर है वो केतु का। अच्छा, यानी सूर्य आत्मा का कारक है और केतु मुक्ति का। अच्छा, तो 17 नंबर का अर्थ ये हुआ, अलग अलग नंबरों के कैरेक्टर ये निकल के आए कि इन्होंने कहा था कि अपना क्या है जी, ये रखा कमंडल, जब कहोगे लेके निकल जाएंगे। जी जी, झोला उठाऊंगा और चला जाऊंगा। वो जो आत्मशोध, वो जो अपने को जानने की बात, मैं कौन हूं, अहम ब्रह्मास्मि की बात, तो वो इनका सार गुण है जो भीतर है। और अनंत योगियों की देशना है इनके पास, मार्गदर्शन है इनके पास, उसके आधार पर ये चल रहे हैं। और 8 नंबर बनाए तो आ गया शनि, जो आपने कहा। तो शनि भी इनकी पत्री में राजाओं का राजा योग बना रहा है, और इस बार का राजा भी शनि है। और स्वभावता ये शनि तीसरा टर्म इनको जिताने जा रहा है, और उन लोगों के इन्हें वोट मिलेंगे जिन लोगों की विपक्षियों को कल्पना भी नहीं होगी।
वो कहते हैं ना जनता जनार्दन है, वो कहते हैं ना जनता में नारायण है, वो कहते हैं ना नर में नारायण आता है। तो वास्तव में ही इन्होंने नारायण की प्रतिष्ठा अयोध्या में की है। अब वो जो जनता का सैलाब है, जब वो अपनी फिंगर से बटन दबाएंगे तो नारायण के आशीर्वाद से तीसरे टर्म में भी ये शनिदेव की कृपा इन पे होने वाली है। ये निश्चित रूप से देश के ईश्वरीय कृपा से और जनता के भरोसे को जीतते हुए एक दिव्य आत्मा है और तीसरे टर्म के प्रधानमंत्री है। इन्हें कोई रोक नहीं सकता। आपने तो एकदम मुखर होकर कहा कि नर के माध्यम से नारायण की कृपा प्रधानमंत्री पर होने वाली है। लेकिन अगर बात करें कि जैसे जो विपक्ष है वो तो कई तरह के आरोप उन पे लगाता है, कई तरह की चीज़ें उन्हें बुलाता है। आपने कहा कि सहनशील है। जी हाँ, पीएम मोदी सहनशील है क्योंकि विपक्ष आए दिन कभी उन्हें चाय वाला कहता है, कभी चौकीदार कहता है। लेकिन वहीं एक टर्म और आता है, तानाशाह है प्रधानमंत्री मोदी। क्या कुंडली में ऐसा दिखता है कि प्रधानमंत्री वाकई तानाशाह है या समाज को साथ लेके चलने वाले हैं? बड़ा अच्छा आपका ये प्रश्न है। देखिए, तानाशाह उसे कहते हैं जो अपने स्वार्थ के लिए जीता। जैसे कंस को कहा गया था, भाई आकाशवाणी हुई कि जिस बहन को इतने प्रेम से लेके जा रहा है, इस बहन का ये 8वां पुत्र तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। बस मैं मर ना चाहूं। वो सभी छोटे छोटे बच्चों को उसने मरवा दिया। रावण, उसे पता था कि जो कार्य मैं कर रहा हूं, रावण को की कभी तो थी नहीं, लेकिन राम और रावण में इतना ही अंतर है कि राम में चरित्र की उद्दामता है। राम जो है वो जनता के दुखों को, जनता के कष्टों को, जनता की तकलीफों को जीते हैं। वो छोड़ देते हैं अपना राज। 27 साल के युवक को राज मुकुट पहनाया जा रहा था और वो अयोध्या के नहीं, पूरी पृथ्वी के सम्राट बनने जा रहे थे। ये भी मैं आपको बता दूं, मात्र अयोध्या की बात नहीं थी। छोड़ दिया सिर्फ इसलिए कि उनकी मां कैकेयी ने उनके पिता से कुछ वर मांगे हैं। पिता को कहना नहीं पड़ा, राम जी चल दिए, जंगलों में चल दिए, क्योंकि उन्हें पता है कि मेरा जो उद्देश्य है, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मेरा जन्म तो साधुओं की, संतों की, धर्म की रक्षा के लिए हुआ है। और जितने भ्रष्टाचारी हैं, कपटाचारी हैं, देशद्रोही हैं, विनाशाय च दुष्कृताम, इन दुष्टों के विनाश के लिए हुआ है। तो मैं अयोध्या में बैठ के थोड़ी कर पाऊंगा। मुझे निकलना होगा जंगल में, मुझे देखना होगा सुबाहु को, मुझे देखना होगा मारीच को, मुझे उस ताड़का को देखना होगा और मुझे रावण की समस्त उस आसुरी शक्तियों का विनाश करना होगा। यह हैरानी की बात है कि सीता जी रावण की मृत्यु के बाद भी राम जी का एक ही उद्देश्य था कि जितने भी जनपद हैं उसमें राक्षसी प्रवृत्तियां दूर हो। वहां पर एक राज्य ऐसा हो, अगर राम लोभी होते तो लंका का राज ले लेते, लेकिन उन्होंने तिलक किया विभीषण को कि तुम बनोगे अगले लंकेश, उसका नाम दिया। ऐसे ही उन्होंने बाली को जब वध किया तो उन्होंने ये नहीं कहा कि बाली की राजधानी मुझे मिल जाए, बोले नहीं, अब इसके जो अगले नरेश होंगे वो सुग्रीव होंगे। तो ये जो विशिष्ट गुण हैं, ये मोदी जी की जन्मपत्री में, आपने कहा क्या तानाशाह है? तानाशाह नहीं बनते, क्योंकि इनकी पत्री में ये अपने लिए नहीं जीते। पिछली पार्टियों ने जितने बाहर से हमारे पास डील होती थी, कुछ ना कुछ कमीशन तय होता था कि भाई कुछ कमीशन हमें मिल जाए, कुछ कमीशन उन्हें मिल जाए। इनका तो एक ही उद्देश्य है कि जितना भी देश को दूसरी पार्टियों ने निजी स्वार्थों से बर्बाद किया है, इन्होंने सबसे बड़ा काम ये किया कि यहाँ की जनता को उनके भीतर के शरीर के भीतर जो देश प्रेम दबा पड़ा था उसको जगा दिया। ये बहुत बड़ी बात है। भारत में पीएम मोदी की धाक है। आचार्य जी, विदेशों में भी जब वे जाते हैं ना तो सब उनके पीछे चलते हैं, उनसे हाथ मिलाते हैं, उनके गले मिलते हैं, उनके पैर छूते हैं।
किस प्रकार के योग है उनकी कुंडली में कि विदेशों तक उनकी धाक है, एक गूंज है प्रधानमंत्री मोदी की। ये आपने बहुत अच्छी बात कही। देखिए, जब हम विदेश की बात करते हैं तो जन्म पत्री का 8वां और 12वां भाव बहुत एक्टिव होना चाहिए। इनके अष्टम भाव का स्वामी बुध है और बुध राहु और केतु के साथ योग बनाता है 11वें भाव पे, एकादश भाव में, और वहां सूर्य भी है। अष्टमेश जब 11वें भाव में चला जाता है, 11वां भाव होता है प्राप्ति का, लगन का मतलब मैं, 11वें भाव का अर्थ मुझे क्या क्या मिलेगा। तो 11वें भाव में राहु और केतु, राहु पंचम भाव में, केतु 11वें भाव में। राहु और केतु का संबंध विदेशी ताकतों से होता है, और पंचम भाव जो होता है ये सूक्ष्म बुद्धि का है। चतुर्थ भाव मन का है, पंचम भाव सूक्ष्म बुद्धि का है। सूक्ष्म बुद्धि से विचार करके अगर हम देखेंगे तो इनकी जन्म पत्री में अष्टमेश 12वें घर में, 11वें घर में है, और शुक्र जो 12वें घर का स्वामी है वो 10म भाव में है शनि के साथ। शनि और राहु ये विदेशी प्लैनेट है, इन्हें फॉरेनर प्लैनेट्स कहते हैं। वही तो राजयोग बना रहे हैं इनकी पत्री में, इसलिए इनकी जन्म पत्री में ऐसे दिव्य योग हैं। इनके पास जो बाइडेन भी मिलते हैं बड़े प्रेम के साथ, इनके साथ पुतिन भी मिलते हैं, इनके साथ कौन नहीं मिलता, सब कोई मिलना चाहते हैं। और अभी तो हमने देखा यूक्रेन वार में कैसे हमारे ही फंसे हुए लोगों को बाहर नहीं निकाला, दूसरे देशों के भी नागरिकों को नरेंद्र भाई मोदी के आश्वासन पे वो भी बाहर आ गए। और ये सच है, जिस प्रकार नरेंद्र भाई मोदी भारत की राजनैतिक, भारत की सामाजिक, भारत की आध्यात्मिक शक्ति को साथ लेके चल रहे हैं, और उन वीरों को साथ लेके चल रहे हैं इतिहासकारों ने जिनका नाम भी इतिहास में नहीं लिखा, उन सब वीरों को नरेंद्र भाई मोदी जनता के सामने ला रहे हैं, जिन्होंने देश के लिए बलिदान किया, जिन्होंने देश के लिए सर्वस्व बलिदान किया। ऐसे हर व्यक्ति को नरेंद्र भाई मोदी आगे ला रहे हैं। हमारे इतिहास में भी हम उन्हें पढ़ेंगे जिन्होंने बलिदान किया, और कई तो ऐसे कार्य भी कर दिए, देश का देखिए कैसे रूपांतरण कर दिया। आते ही नोटबंदी कर दी, और जो देश के हमारे नागरिक हैं, चाहे वो हिंदू हैं, चाहे वो मुसलमान हैं, चाहे वो सिख हैं, चाहे वो ईसाई हैं, जो इस देश से प्रेम करते हैं, नरेंद्र भाई मोदी सबको साथ लेके आगे चल रहे हैं। ऐसा व्यक्ति तानाशाह नहीं होता। इस व्यक्ति का अपना कोई परिवार ही नहीं है। ये कहते हैं 140 करोड़ की जनता मेरा परिवार है, मैं उन्हीं के लिए जीता हूं। ये बहुत बड़ी बात है। तो ये तो रहा मोदी का परिवार, पूरा भारत ही उनका परिवार है। आचार्य जी, पीएम मोदी एक धार्मिक पुरुष है, भारत में जितने भी धार्मिक स्थल थे उनका पुनरुद्धार करवाया। तो क्या इस समय में ऐसा सोचा जा सकता है, क्योंकि आपने तो कहा कि अब चौथे टर्म में आना है, तो भी वे चाहेंगे तो चौथे टर्म में भी आ सकते हैं, पर क्या वे कहीं संन्यास लेते भी दिखाई देते हैं कि भविष्य में सब छोड़ के सच में ही झोला उठा के चले जाएंगे? बहुत अच्छा प्रश्न है आपके। जन्म कुंडली में अगर हम संन्यास की बात करें तो चतुर्थ, अष्टम और द्वादश भाव से देखा जाता है। चतुर्थ भाव होता है मन का, अष्टम भाव जो होता है वो इस लौकिक जीवन में मृत्यु का भी होता है, और जो 12वां भाव है वो शरीर की हानि का होता है। यानी अगर गहरे में कहें, शरीर से आत्मा की मुक्ति। तो चतुर्थ भाव मन का, मन में आते हैं विचार, मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। पहले तो हमारी यात्रा होती है बाहर के जगत की, जब उससे हम तृप्त हो जाते हैं या अतृप्त हो जाते हैं, फिर हम सोचते हैं कि चलो बाहर का तो नहीं मिला, मैं अपने को तो जानूं, परमात्मा को तो जानूं, मैं कौन हूं, मैं पूर्व जन्म में कौन था, मेरा उद्देश्य क्या है इस जन्म में आने का। तो जब आदमी अपने उद्देश्यों की ओर आगे अपने को जानने की प्रक्रिया में आगे बढ़ता है, तो वैराग्य का जन्म होता है। और ये वैराग्य तब चरम सीमा पे हो जाता है जब आदमी सब कुछ छोड़ देता है, क्योंकि इस पृथ्वी की चीजें, व्हाटएवर हम जो पृथ्वी से कमाते हैं, हमारी प्रॉपर्टी, हमारा पद, हमारी प्रतिष्ठा, हमारे मित्र, हमारा परिवार, अंत समय में सब छूट जाता है। पृथ्वी का परिवार पृथ्वी पर ही रह जाता है। साथ क्या चलती है? साथ चलती है आपकी आत्मा की वो उत्तम गति जो आपने ध्यान से परमात्मा को, ईश्वर को, जिसको आप जानते हैं, मानते हैं, उसके बारे में भी आपने कुछ मनन किया है। तो आपने पूछा क्या इनकी पत्री में ऐसी योग है? तो इनके चतुर्थ भाव का स्वामी शनि है। शनि वैराग्य का प्रतीक है, मुक्ति का प्रतीक है,
और ये अब चौथा टर्न है, तीसरा टर्न है। शनिदेव विशेष इनके ऊपर कृपा करने वाले हैं और अष्टम भाव का स्वामी बुध है, द्वादश भाव का स्वामी शुक्र है। अगर हम देखेंगे द्वादशे शुक्र शनि के ही साथ है। ये एक योगी हैं, ये देश की समृद्ध चेतना को, आपके नालंदा को जला दिया था जी। और भी विधर्मियों ने बहुत जगह लोग जला रहे हैं, अलग अलग चीज़ों को, लिटरेचर को जला रहे हैं। वो सोचते हैं कि लिटरेचर को छीन लेंगे तो ये लोग चरित्रहीन हो जाएंगे, ये लोग विद्याहीन हो जाएंगे। लेकिन इन्हें ये नहीं पता, भारत में लिटरेचर लिखा नहीं जाता, कंठ में होता है। विद्या यो कंठई, धन जो गंठई, धन जो गांठ में हो, विद्या जो कंठ में हो। यहाँ तो ब्राह्मण ऐसे हैं पंचांग का निर्माण करते हैं। नासा का तो जन्म अब हुआ, पंचांग तो उससे पहले बता देता था सूर्य उदय कब होगा, सूर्य ग्रहण कब लगेगा, चंद्र ग्रहण कब लगेगा, आंधियां कब आएंगी, तूफान कब आएगा। ये तो 100-200 रुपए के पंचांग से कोई भी विद्वान एस्ट्रोलॉजर आने वाले अगले 100 वर्षों के बारे में भविष्यवाणी कर सकता है। नरेंद्र भाई मोदी की जन्मपत्री में एक बात क्लियर है कि व्यक्ति वैरागी प्रवृत्ति के हैं और ये किसी विशिष्ट तिब्बत में रहने वाले, किसी महाअवतार, किसी विशिष्ट योगी के डायरेक्शन में अभूतपूर्व काम कर रहे हैं और ये सबको साथ लेके देश को एक विश्व गुरु की पदवी पे बैठाते हुए आगे लेके जाने वाले हैं, ले जा चुके हैं। जो चीज़ें रह गई हैं उसे पूरा करेंगे और उसके बाद इनके अगले सक्सेसर के रूप में जो बाकी लोग हैं जिनको चुना गया है या जिनको वो योगी चुनेंगे या जिनको सप्तऋषि चुनेंगे, वो सत्ता कैसे आगे बढ़ेगी ये भी महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन ये सच है कि कमंडल इनके पास है, ये मन से तो जा चुके हैं, लेकिन जब तक देश का पूरा धर्म युद्ध ना जीत लें तब तक ये जाने वाले नहीं हैं। आचार्य जी, एक ये अब इंडी गठबंधन है, इसमें सभी अपने आप को मुझे लगता है प्रधानमंत्री मान रहे हैं। अखिलेश यादव को ले लें, खासकर राहुल गांधी, वे तो सोच रहे हैं कि आएंगे तो राहुल ही, और नए नए नंबर्स भी दे रहे हैं कि मोदी को तो इतने ही मिलेंगे, भाजपा को तो इतने ही मिलेंगे। वहीं बंगाल में ममता दीदी हैं, ममता दीदी भी अपने को बहुत खास मान रही हैं, एक बड़ा चेहरा, सुरक्षित मानती हैं अपने आप को। क्या आपने लोगों की जन्मपत्रियाँ देखी हैं? कभी लगता है कि ये लोग भी प्रधानमंत्री बनेंगे? क्या कहते हैं? बहुत अच्छी बात कही आपने। तो सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि प्रधानमंत्री बनने के लिए जो विशेष योग होते हैं कुंडली के अंदर, उसके अलावा जनता का जो विश्वास होता है, जनता का जो प्रेम होता है, जनता का जो समर्थन होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब मैं अगर एक एक करके इनकी पत्री लूँ, चलिए आपने प्रश्न उठाए हैं, पहले राहुल गांधी जी की पत्री ले लेते हैं। तीनों की पत्रियां लेके आए मेरे पास हैं। अब मुझे ये नहीं पता ये कितनी सही है गलत है, क्योंकि ये तो हमें मिलते हैं गूगल बादशाह से, और जो गूगल हमें दे देता है हमारे पास वही आधार होता है। अब जो मेरे पास जन्म पत्री है उसमें तुला लगन की इनकी पत्री आती है। इस वक्त इनकी पत्री में राहु की महादशा में शनि का अंतर चल रहा है। अब अगर हम इनकी जन्म पत्री को ध्यान से देखें तो इनकी जन्म पत्री में मंगल अस्त है और गुरु वक्री है। गुरु वक्री कमजोर नहीं होता, वो बार बार आता है अपनी पूरी शक्ति के साथ, वो गिव अप नहीं करता। अब इनकी जन्मपत्री में अगर हम देखें तो राहु की महादशा, राहु पंचम भाव में, पंचम भाव का राहु थोड़ी इंट्यूटिव पावर देता है और थोड़ा आगे का भी विजुलाइज करने की क्षमता देता है। तो राहु इनके पंचम भाव में, लेकिन शनि की राशि में। प्रॉब्लम यहाँ हो गई, शनि जिस राशि में राहु है उसका जो स्वामी शनि है वो नीच का हो गया, वो वीक हो गया। अब वीक होने से क्या होता है, मैं कहना कुछ चाह रहा हूँ, कह कुछ चाहता हूँ, मुझे अपनी वाणी पर संयम नहीं रहता। वाणी में संयम के लिए इनका द्वितीयज देखना होगा। मंगल की स्थिति क्या है, मंगल इनका अस्त हो गया। अब जो प्लेनेट अस्त हो जाता है उसमें जो धार आती है, उसके अंदर जो परिपक्वता आती है, उसके अंदर जो अपने शब्द को, अपने भाव को कहने के लिए तर्क युक्त और जो स्मृति का टच होता है उसमें कमी आ जाती है।
ऐसा होने से ये हमने देखा भी है, इनके भाषण में अच्छा खासा बोलते हैं और फिर बीच बीच में कहीं लय टूट जाती है, कहीं कहना कुछ चाहते हैं, क्या कुछ चाहते हैं, ऐसा कह बैठते हैं कि लोग फिर ट्रोल कर देते हैं, बात खराब हो जाती है, जनता का विश्वास ही खत्म हो जाता है। तो इनकी जन्मपत्री में ये जो स्थिति है, राहु में शनि की स्थिति, शनि इनका नीच का चल रहा है, और अगर गोचर में देखें शनि पंचम भाव में ही है, अभी 2.5 साल तक शनि यहीं रहेगा, मेरे ख्याल अभी 7-8 महीने तो हो गए हैं। तो ये शनि इनको अभी आने वाले समय में प्रधानमंत्री तो नहीं बनाने जा रहा। सपा का बड़ा चेहरा है अखिलेश यादव, उनकी जन्म पत्री कुंडली आपने पढ़ी है, क्या कहती है उनकी कुंडली, बनेंगे प्रधानमंत्री भविष्य में कभी दिखता हो? ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अखिलेश यादव जी की जन्मपत्री मेरे सामने है। 2-3 चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। इनका जन्म नक्षत्र पुनर्वसु है, और पुनर्वसु का जो लॉर्ड है वो जुपिटर है। जुपिटर इनकी जन्मपत्री में अगर हम देखें तो पंचम भाव में नीच का है, वीक है। लेकिन वीक है तो फिर ये मुख्यमंत्री कैसे बन गए, ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक्चुअली इनका जुपिटर रेट्रोग्रेड है, रेट्रोग्रेड प्लैनेट उच्च के फल दे देता है, तो इसलिए ये मुख्यमंत्री बने। लेकिन अब इनके ऊपर गुरु का प्रभाव नहीं है। नाउ ही इज अंडर दी दशा ऑफ शुक्र। शुक्र की दशा अभी 23/7/27 तक चलेगी, यानी आज की डेट से 22/3/24 से लेके 27 तक शुक्र का प्रभाव है। शुक्र का जो इनका द्वितीयेश और भाग्येश है, तो ये शुक्र इनके आय भाव में है। आय भाव में होने का अर्थ ये है कि इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी सीटों के अगर हम बात करें कि लुभा सकते हैं क्या, हाँ लुभा सकते हैं। इनके जो अपने समर्थक होंगे उनकी सीटें ये लुभा सकते हैं, लेकिन क्या प्रधानमंत्री बन सकते हैं, वो योग अभी दिखाई नहीं देता। आचार्य जी, बंगाल में ममता दीदी भी हैं और काफ़ी निश्चिंत बैठी हैं जी। क्या कहते हैं, ममता दीदी की जो कुंडली है कहीं दिखाती है कि भविष्य में भारत की प्रधानमंत्री ममता दीदी भी हो सकती है? ये बहुत कीमती प्रश्न है। स्वभावतः ममता जी की जन्मपत्री में देखें तो शनि की महादशा इनकी चल रही थी, और अभी भी शनि की महादशा है, और अभी लगभग 16/8/2026 तक शनि की महादशा रहेगी, जो हमारे पास डाटा है। अब मुझे नहीं मालूम है कितना सही है या गलत है, क्योंकि सही भविष्यवाणी करने के लिए सही डाटा होना ज़रूरी है, पर हमें जो मिलता है उसके आधार पर हम बताते हैं। 5/1/1955 12 बजे का हमारे पास समय है, और कलकत्ता का इनका जन्म है। शनि की महादशा में गुरु का अंतर चल रहा है। शनि इनकी जन्मपत्री में 10th और 11th भाव का स्वामी है, और उच्च का प्लैनेट है। तो शनि ने उच्च का होकर सर्वहारा वर्ग, निम्नहारा वर्ग सबके बीच में रहते हुए ये सत्ता पे रही। अब इनके ऊपर शनि की महादशा में गुरु का अंतर है, यानी अब गुरु का प्रभाव ज़्यादा आएगा। देवगुरु बृहस्पति की अगर हम स्थिति को देखेंगे तो वो इनकी जन्मपत्री में 4th भाव में है, और ये गुरु इनका उच्च का है। उच्च का होते ही ये प्रधानमंत्री रही, लेकिन वो वक्री हो गया। गुरु जब वक्री हो जाए उच्च का होके तो नीच के फल देता है, यानी जो हम सोच रहे हैं कि क्या ये प्रधानमंत्री भविष्य में कभी बनेंगी, इसके आसार नजर नहीं आते। आचार्य जी, हम देख रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल फिलहाल जेल में थे जी, और अभी बाहर आए हैं, प्रचार प्रसार भी खूब हो रहा है। इनके जो सितारे हैं वो कुंडली के अनुसार गर्दिश में हैं, या कभी दिखाई देंगे और ये आगे बढ़ेंगे, नजर आएंगे जनता के बीच? बहुत अच्छा प्रश्न है। अरविंद केजरीवाल जी बहुचर्चित चेहरा, जेल में रहे ये, और आगे का इनका भविष्य कैसा है? गुरु की महादशा में राहु का अंतर चल रहा है। इनकी पत्री में एक खास बात है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। इनका वृषभ लगन मेरे सामने आया है। वृषभ लगन के लिए नवमेश बाधक ग्रह होता है जो बंधन योग बनाता है। आपका क्वेश्चन जेल से संबंधित था कि अभी जेल में रहे, आगे का फ्यूचर कैसे रहेगा? शीश महल में रहेंगे कि फिर वेरी नाइस जनता के बीच रहेंगे, या वापस लौट जाएंगे फर्श पे या अर्श पे? तो इनकी जन्मपत्री में लग्नेश जो है वो स्थिर लगन है, उसका स्वामी शुक्र है, लेकिन 9वें भाव का ग्रह बाधक होता है जो बंधन योग बनाता है। और द लॉर्ड ऑफ 9th हाउस इज प्लेस्ड इन द 12th हाउस। 12वां घर जेल का होता है, बंधन का होता है, हॉस्पिटल का होता है। तो इनका नवमेश नीच का होकर, और वो गया 12वें घर में, और वो वहाँ जाके वक्री हो गया। नीच का ग्रह जब वक्री होता है तो उच्च जैसे फल देने लगता है, और अभी इनके ऊपर राहु की अंतर्दशा चल रही है। तो मुझे ये कहना है
कि बंधन योग इनकी पत्री में है, परंतु इसे कंफर्म कैसे करेंगे? कंफर्म होता है ये दृष्टिकांड कुंडली से, या ये कंफर्म होता है 64वें नवांश से। तो अगर हम इनका दृष्टिकांड देखें तो इनका 22वां जो दृष्टिकांड का स्वामी है वो मंगल है, वो बंधन योग नहीं बना रहा। और अगर हम इनकी नवांश कुंडली का 64वां नवांश देखेंगे तो उस 64वें नवांश से मैं देखता हूं उसका स्वामी शनि है। तो इनका शनि कंफर्म हो गया, बंधन योग बाधक योग बना हुआ है, इनका फ्यूचर आगे ब्राइट नहीं है। तो जो राजनीतिक समीकरण है और जो ज्योतिष समीकरण है उनसे काफ़ी हद तक स्थिति क्लियर हो रही है। सबकी जन्म पत्रियाँ, सबकी कुंडलियाँ लगभग आपने देखकर हमको बता ही दिया है, और अब पिक्चर मुझे लगता है जनता की नज़रों में भी काफ़ी क्लियर है। एक बात कहना चाहती हूँ कि ऐसा सुना है कि जो प्रधानमंत्री मोदी की कुंडली है उसमें भी जो बुध है वो अस्त के हैं और गुरु वक्री हैं। तो अगर बुध अस्त का होता है तो जो जानकारी जितना मैं जानती हूँ उसके हिसाब से उनका कम्युनिकेशन स्किल जो है वो वीक होना चाहिए था, लेकिन वे इतना अच्छा बोलते हैं, इतना अच्छा भाषण देते हैं कि लोगों से जुड़ जाते हैं। तो वे इतना अच्छा भाषण कैसे दे पाते हैं जबकि उनके बुध जो हैं वो अस्त के हैं? आपने बड़ी कीमती बात कही। ये तो सच है कि बुध अस्त हो, इनका बुध अस्त भी हैं और वक्री भी हैं। ये है कमाल। अस्त ग्रह नष्ट नहीं होता। अच्छा जी। अस्त ग्रह का ऐसा समझे कि एक तरफ 100 वाट का बल्ब लगा हुआ है और इधर 500 वाट का बल्ब लगा, तो 500 वाट की बल्ब की रोशनी ज़्यादा है, लेकिन 100 वाट की भी रोशनी है, वो नष्ट नहीं है, वो बुझ नहीं गया। और यदि अस्त ग्रह वक्री हो जाए तो पुनः पावर में आ जाता है, पुनः शक्ति में आ जाता है। ये चमत्कार है इनकी पत्री में। और वैसे भी इनका वृश्चिक लगन है, और वृश्चिक लगन लगन से भी है और चंद्र लगन से भी है, और इनके सेकंड हाउस में जुपिटर है, गुरु है। गुरु वक्ता है, प्रवक्ता है, गुरु ज्ञान है, वो ज्ञान जो अनुभूत है और वो अनुभूत जो अभिव्यक्ति हो सकता है। ये क्वालिटी तो मोदी जी की जन्म पत्री में स्पष्ट रूप से देखी जा रही है। और उसका स्वामी जो गुरु है वो मैंने आपको बताया कि गुरु नीच का मकर राशि में जिसका स्वामी हो शनि, और गुरु उच्च का जब कर्क राशि में उसका स्वामी हो चंद्रमा, जब चंद्रमा गुरु से केंद्र में हो जाए, लगन से केंद्र में हो जाए, ये एक राजा को जन्म देता है। तो आपके सामने है, इसलिए अच्छे वक्ता भी हैं और आध्यात्मिक वक्ता भी है। आध्यात्मिक से बात ध्यान में आती है कि कोई कहता है कि प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो कल्कि का अवतार है। अभी विपक्ष में थे, विपक्ष में रहे जो प्रमोद कृष्णम हैं, वो मिलके आए थे और उन्होंने कहा कि पीएम मोदी में कोई दैवीय शक्ति है। क्या वाकई कोई दैवीय शक्ति है पीएम मोदी में? क्या कहती है कुंडली? लाइए कुंडली से देखते हैं। जन्म कुंडली का प्रथम, पंचम और नवम भाव धर्म त्रिकोण होता है। यदि इसमें शुभ ग्रह हो वो व्यक्ति धर्ममय होता है। धर्म का अर्थ होता है धारण करना। अब अगर वो मुख्यमंत्री थे तो मुख्यमंत्री के पद की जो गोपनीयता थी, जो उनके कर्तव्य थे, जो उनके अधिकार थे, उसका पालन करना। और हम प्रधानमंत्री हैं तो प्रधानमंत्री बनते हुए भारत के प्रधानमंत्री हैं तो भारत के राजनैतिक, भारत के सामाजिक, भारत के आध्यात्मिक चरित्रों की रक्षा करने का जो जिम्मेदारी है, यदि वो निभाते हैं तो हम इसे कहते हैं वो धार्मिक है। अब देखिए इनके लगन में मंगल अपने ही घर में है। मंगल सेनापति है जिसके हाथ में तलवार है, जो जुझारू है, जो फाइटर है, लेकिन चंद्रमा भी साथ में नीच का है। इसका मतलब एक भावुक व्यक्ति, एक इमोशनल व्यक्ति, उसे छेड़ा ना जाए, उसे तंग ना किया जाए। और जबकि हमने बहुत गालियां दी विपक्ष के, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, ऐसी गंदी गंदी गालियां दी। शायद ये वही लोग देते जिनका सब कुछ छिन जाता है, जिनका सब भविष्य अंधकार में हो जाता है, वही गालियां देते हैं। लेकिन ये विष को पीता गया और अमृत को पैदा करता गया। इन्होंने विष को अमृत बना दिया। और वाकई इनकी पत्री में वो योग है। The Lord of second house and the fifth house, Jupiter in the fourth house, so it is a गज केसरी योग। गज केसरी, गज यानी हाथी जो अपनी चाल चलता है, इंद्र जैसे पद के ऊपर आगे बढ़ता चला जाता है। केसरी यानी शक्ति, जनता के प्यार की शक्ति। तो ये अद्भुत योग इनकी पत्री में है। धर्ममय तो है। और दूसरा गुण देखते हैं चतुर्थ, अष्टम और द्वादश भाव से। ये मोक्ष त्रिकोण है। तो चतुर्थ भाव का स्वामी जुपिटर। अब चंद्रमा लगन में, जुपिटर फोर्थ हाउस में,
धर्म और मोक्ष त्रिकोणों का केंद्रीय प्रभाव यह अध्यात्म देखती है। आचार्य जी, दरअसल कहते हैं कि जो पिछले जन्मों के कर्म होते हैं वो भाग्य के रूप में अगले जन्म में आपके साथ आते हैं। पिछले जन्म के कर्म कहीं नहीं जाते। तो पीएम मोदी जो है वो सब भाग्य में लेकर आए हैं या वे कर्म योगी हैं? भाग्य बड़ा हुआ या कर्म? ये आपने बड़ी अच्छी बात कही। देखिए, कुंडली से ही देख लेते हैं ना, दशम भाव कर्म का और नवम भाव भाग्य का, यानी भाग्य पहले है, कर्म बाद में है। बहुत सुंदर बात पराशर ऋषि ने, नहीं तो नवम भाव रखते कर्म का और दशम भाव रखते भाग्य का। उन्होंने क्या रखा? दशम भाव कर्म का। संपूर्ण जन्मों के कर्मों को दशम भाव से देखा जाता है और D10 चार्ट के लगन से देखा जाता है। यदि आपका जन्म नक्षत्र का स्वामी, लीजिए मास्टर की दे रहा हूं, मैं हमेशा मास्टर की दिया करता हूं, आपके जन्म नक्षत्र यानी चंद्रमा जिस नक्षत्र में हो उसका स्वामी अगर केंद्र में है तो वो व्यक्ति जीवन भर राज करता है, जिस भी फील्ड में होता है उसका मुखिया होता है। अब नरेंद्र भाई जन्मपत्री की पत्री को देख लेते हैं। इनका चंद्रमा जो है अनुराधा नक्षत्र में, अनुराधा नक्षत्र का स्वामी शनि है और इनके दशम भाव में शनि बैठा हुआ है। ये हुई प्रधानमंत्री, ऐसे ही नहीं बन गए। ये एक राजा का जन्म होता है इसके अंदर, और वाकई इनकी जन्मपत्री में ऐसे दिव्य योग भी है। आपने इसी साक्षात्कार में स्टार्टिंग में कहा था, जो राम को लाए हैं राम उनको लाएंगे। चलिए, राम को तो ले आए, लेकिन अभी काशी विश्वनाथ है, मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि है, उनकी स्थिति पर आपको क्या लगता है? देखिए, जो राम जी हैं उनके जो आराध्य है भगवान शिव है। भगवान शिव राम जी के आराध्य है, और राम और शिव जी से पूछो, वो कहते हैं मेरे आराध्य राम जी हैं। तो यदि राम जी शिव जी के आराध्य होकर पहले आ गए हैं तो राम जी अपने आराध्य शिव जी को भी लाने ही वाले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जाते जाते एक छोटी सी बात एक बार फिर चाहती हूँ कि आप मुखर होकर हमें बताएं कि आएंगे तो मोदी ही, माँ भारती का ये सपूत आएगा या समीकरण कुछ और भी बन सकते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न किया। संक्षेप में जवाब देता हूं आपको। मोदी आ रहे हैं, मोदी आ रहे हैं, मोदी आ चुके हैं, और इसकी ताकत आप है, आपका विश्वास, आपका आत्मविश्वास। निश्चित रूप से हम मोदी जी को तीसरे प्रधानमंत्री के रूप में देखने जा रहे हैं, और ये मैं ज्योतिष के माध्यम से अपनी बात कह रहा हूं। हो सकता है आप में से कई लोग सोचते हो, अरे हम तो मोदी भक्त हैं, हर बार मोदी जी को ही जिताते हैं। भैया, हम एस्ट्रोलॉजर हैं, जन्मपत्री में जो दिखता है वही बोलते हैं, और डंके की चोट पे बोलते हैं, मोदी ही आएंगे। आचार्य जी ने इतनी पॉजिटिविटी के साथ इस चर्चा का अंत किया है कि आएंगे तो मोदी ही, क्योंकि आप जैसे लोग ही नारायण का यह आशीर्वाद प्रधानमंत्री मोदी तक पहुंचाएंगे। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार आचार्य जी। ये सब था कुंडली विश्लेषण के अनुसार, किसी की निजी राय नहीं। नमस्ते। आप आचार्य श्री अनिल वत्स जी के आध्यात्मिक प्रवचन, ध्यान व ज्योतिष संबंधी मासिक राशिफल फेसबुक, यूट्यूब, www.astroanilvats.com पर भी देख सकते हैं। For appointment, भविष्य कथन, Monday to Saturday, 11 a.m. to 6 p.m. BE 279, Street number 6, Harinagar, New Delhi 110064. Phone number 98917 39999 98181 89993 981 088 7002 886 000 6030. Website www.bhavishyakathan.com. Acharya Anil Vats @gmail.com.